जय हिंद। स्वागत है आपका। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th साइंस के भौतिक विज्ञान पोर्शन का लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिहाज से ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र बताएं। यानी इसको अगर हम आसान भाषा में कहें तो कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु हम कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी हो और उस वस्तु से बड़ा हो, आवर्धित हो। ठीक है दोस्तों, आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद से ही उसका आंसर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिगर का मदद लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सचित्र बताएं, ठीक है, यानी चित्र सहित बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर आपको अच्छे से समझा सकता है। देखिए ध्यान से फिगर को आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, क्या है, एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। उत्तल लेंस की पहचान क्या है कि किनारों पर क्या होता है, पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ठीक ना, बात समझ गए। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस है, ये एक क्या है, उत्तल लेंस है। आप देखेंगे यहाँ पे इसके बीचों बीच में यहाँ पे सेंटर में एक बिंदु O है, ये क्या है, इस उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है या ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे F डैश है और यहाँ पे F है। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों साइड में ये मुख्य फोकस है उत्तल लेंस के। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ए बी क्या है, तो ए बी वस्तु है। ए बी क्या है, ये प्रधान अक्ष पर ए बी क्या है, एक वस्तु है। वस्तु हमेशा कहाँ पे रहती है, तो हमेशा लेंस या दर्पण के सामने बाएं तरफ होती है। कहाँ होती है, तो बाएं तरफ होती है। बात समझ गए। देखिए ध्यान से दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो वस्तु है ए बी, ठीक है, तो ए बी जो वस्तु है उसके ऊपर यहाँ देख रहे हैं ए से एक लाइट जाएगी ऐसे लेंस पर। ठीक है, ये लाइट जा रही है लेंस पर, जा रही है ना, चूंकि क्या है, ये प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस होकर जाएगी। जाहिर सी बात है, ये तो रूल कहता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो लेंस से अपवर्तन होगी। जाहिर सी बात है, अपवर्तन होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी। ठीक है, बात समझ गए ना। चलिए, तो ये यहाँ से जो ए से जा रही किरण यहाँ पे लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ से अपवर्तित हो गई ना, इसका रास्ता मुड़ गया ना, तो ये कहाँ से मुख्य फोकस से जा रही है, लेकिन ये आभासी रूप से पीछे की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ से, यहाँ से, जहाँ से मूड़ी है, यहाँ से मूड़ी है ना, इसे ये ए से जो किरण जा रही है यहाँ से मूड़ी है ना, ये पीछे की तरफ आभासी रूप से यहाँ पे आती प्रतीत हो रही है। फिर देखिए, फिर ए से एक और किरण जा रही है, ये ओ से होते जा रही है, ऐसे जा रही है ना, यहाँ पे ओ से जा रही है, होता है ना, लेकिन ये ए से जो जा रही है आगे की तरफ, ये ओ से होते जा रही है, ये ए से फिर आप पीछे की तरफ इसी सीध में आती हुई आपतित हो रही है, मतलब प्रतीत हो रही है। ठीक है, आती हुई प्रतीत हो रही है। बात समझ रहे हैं। तो ये यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से तो दोनों किरणें आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ आते हुए प्रतीत होके और यहाँ पे ए डैश पे मिल जाते हैं ना। तो यहाँ से अगर हम मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल देंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, ए डैश और बी डैश अगर हम मान लें तो ये हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है, तो ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी क्या है, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब इससे पीछे बना है। ठीक है, जो कि इससे बड़ा बना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वस्तु ए बी है वो उत्तल लेंस के सामने बाएं तरफ रखा गया है। इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है, वस्तु से पीछे ही बन रहा है ना, पीछे, और वस्तु से आवर्धित बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो आभासी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आभासी मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे किरणें जो है आभासी रूप से ही तो काट रही हैं। अगर वास्तविक रूप से काटी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लेकिन आभासी रूप से काट रही है, इसलिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और आवर्धित कह रहा है, तो आवर्धित मतलब क्या हुआ, बड़ा होता है उसका मतलब। तो यहाँ पे ए बी से दिख रहे हैं ना, ए बी कितना छोटा है और ए डैश बी डैश कितना बड़ा है, दिख रहा है यहाँ से। तो वस्तु ए बी से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बड़ा बना है, आवर्धित बना है। बात समझ गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए ध्यान से, अगर आपको लिखना हो तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच हो, कह रहा है जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र क्या है, ओ है, और फोकस क्या है, एफ डैश है। जब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो उसका आभासी प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यह सीधा और वस्तु से आकार से बड़ा होती है। बात समझ गए ना। आप पहले यहाँ पे फिगर में समझे, उसके बाद यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को लिखें।
तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पहले ही इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आभास होगा क्या कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम नियम को आज देखेंगे कि नियम कहता क्या है। अगर आपको नियम याद हो तो आप पहले ही ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। नियम कह रहा है कि यदि धारावाहिक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, ठीक है, दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेंगी। कितना इजी है ना नियम ये। यानी कह रहा है कि मैक्सवेल साहब, ठीक है, जो उन्होंने प्रयोग किया था कि जब उन्होंने क्या किया वो बताए, ठीक है, कि कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है, अगर इसको दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ा जाए, जैसे यहाँ पकड़ा गया, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो छड़ है ना, ये जो धारावाही चालक तार है, इसमें ये अंगूठा जो है, अंगूठा क्या बताएगा, ये बताएगा कि धारा की दिशा कहाँ से कहाँ है। धारा की दिशा, धारा की डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कौन बताएगा, तो अंगूठा बताएगा। जैसे अंगूठा ऊपर की तरफ है ना, धारा कहाँ से कहाँ जा रही है, धारा नीचे से ऊपर जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, बाकी जो अन्य अंगुलियाँ ऐसे ऐसे आई हैं, मतलब ऐसा ही है ना, ऐसे 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 ऐसा ही है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसे बना दिए तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये धारावाही चालक तार के आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। ठीक है, तो अगर हम दाएं हाथ की मुट्ठी में किसी धारावाही चालक तार को पकड़े, अंगूठा ऊपर हो तो धारा कहाँ से कहाँ बहेगी, नीचे से ऊपर बहेगी। ठीक है, और बाकी जो अन्य अंगुलियाँ हैं, जिस तरीके से वो जिस घेरे में पकड़ी हुई हैं उस धारावाही चालक को, उसी घेरे में क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। बात समझ गए ना किस तरीके से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला कह रहे प्रतिवर्ती धारा में कौन सी दो कमियां होती हैं, तो आपको कमियां बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहे प्रतिवर्ती धारा की दो कमियां इस प्रकार हैं, आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ती धारा की दो कमियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो आप उसको बिंदु करके या फिर पॉइंट या फिर वन करके लिख सकते हैं उसको। पहला कह रहा है, देखिए, प्रतिवर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता। यानी आप प्रतिवर्ती धारा को बैटरियों में आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, बैटरियों में उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है प्रतिवर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता। ठीक ना, प्रतिवर्ती धारा से आप बैटरियों को चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कर रहा है। बात समझ गए। चलते हैं अगले, इसका जो कमी है, कह रहा है कि इस धारा से विद्युत विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इस धारा से विद्युत विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसलिए एल्युमिनियम कारखाने या अन्य ऐसे कारखाने जहां विद्युत विश्लेषण की आवश्यकता है, वहां पे दिश धारा डीसी करंट का उपयोग होता है। बात समझ रहे हैं। जहाँ पे हम कहने का मतलब, जहाँ पे विद्युत विश्लेषण करना होता है, वहाँ पे इस अल्टरनेटिव करंट या प्रतिवर्ती धारा का यूज नहीं होता है। वहाँ पे डीसी करंट यूज होता है, डायरेक्टिव करंट का वहाँ पे यूज होता है। ठीक ना, बात समझ गए ना। तो इस तरीके से ये दो कमियां हैं जो आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। विद्युत धारा की प्रबलता की, यानी कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे, यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा कितना कहेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में, प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, या ऐसे कहेंगे यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो, तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं इसको गणितीय रूप में कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर हमको प्राप्त होता है। कोई दिक्कत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं बताना है आपको। तो आप कह सकते हैं आप उत्तर में कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं या निम्नवत हैं, कह सकते हैं। तो यह पहला है कि फ्यूज निम्न गलनांक वाले पतले टीन पट्टित कॉपर तार की छोटी लंबाई वाली एक सुरक्षा युक्ति है जो पिघल जाता है और परिपथ को भंग कर देता है। सही बात है। ठीक है, अगला है कि जब अति भारण होता है, धारा बढ़ जाती है और फ्यूज तार को काफ़ी अधिक तप्त कर देती है,
क्योंकि फ्यूज तार का गलनांक कॉपर तारों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, यानी बहुत ही कम तापमान पर ही गल जाता है। ठीक है, ज़्यादा तापमान उसको नहीं चाहिए होता है तार को गलने के लिए। फ्यूज तार गल जाता है और परपथ भंग हो जाता है। बात समझ गए? चलते हैं अगले पे। फ्यूज तार की उचित मोटाई होनी चाहिए, उचित मोटाई। ठीक है, अब इन्हें एकदम पतला से पतला ही लगा दिए, ठीक है, कि तनिको माने आए करंट तो तुरंत गल जाए, तुरंत फ्यूज हो जाए, ऐसे नहीं। यार फ्यूज तार उचित मोटाई होनी चाहिए जो अधिकतम धारा पर निर्भर करता है, जिसे घरेलू वायरिंग सुरक्षा पूर्वक वहन कर सकती है। बात समझ गए? तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सभी क्वेश्चन कैसे लगे? आपके एग्जाम के लिहाज से आई थिंक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो में मैं लेके आऊँगा केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, और अन्य जितने भी सृष्टि वगैरह हैं, हिंदी है, सबका मैं लेके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।